गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 251 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 251 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का है ये। नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों एवं सीवरों की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने हेतु सरकारी पहल है और यह केवल आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। ये केवल वाले स्टेटमेंट गलती हो जाते हैं अधिकतर। यह सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करके मशीनीकरण और उद्यम विकास को बढ़ावा देगी। कौन सा इसमें करेक्ट है बताइए। देखिए, पहला वाला करेक्ट है। ये केवल जो है ये गलत है। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी है। तीसरा वाला करेक्ट है। तो सेकंड वाला जहाँ जहाँ दो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। साथ ही सरकार सभी शहरों एवं कस्बों में सेप्टिक टैंक तथा सीवर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। 2 मिनिस्ट्री हैं इसमें, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और केंद्र प्रायोजित योजना है ये, और तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अजंता की गुफाएं किस नदी के घाट पर स्थित हैं? बाघोरा नदी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास बाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला यानी वेस्टर्न घाट में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। और इसमें कितनी गुफाएं? 29 गुफाएं, और सभी की सभी बौद्ध गुफाएं हैं। 25 को बिहार यानी आवासीय गुफाओं के रूप में जाना जाता है, और चार को जो है चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है ये। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज और इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, भौतिक विज्ञानी CV रमन को रमन प्रभाव के लिए कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1930 में। देखिए, वर्ष 1986 में भारत सरकार ने रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया, और भौतिक विज्ञानी CV रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित एलिफेंट रिजर्व यानी हाथी रिजर्व को उत्तर से दक्षिण की ओर रखना है, नॉर्थ टू साउथ। यूपीएससी ज़्यादा पूछती है इस तरह के प्रश्नों को। अब ये है कहाँ कहाँ? चिराग, रिपू हाथी रिजर्व, धनसिरी, लगडिंग हाथी रिजर्व, कामेंग हाथी रिजर्व, सोनितपुर हाथी रिजर्व। देखिए, सबसे नॉर्थ में उत्तर में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का कामेंग हाथी रिजर्व। तो 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद असम में है चिराग रिम्पू हाथी रिजर्व, और उसके बाद असम में ही है सोनितपुर हाथी रिजर्व, और तीसरा चौथा वाला यानी दूसरे पर जो आएगा धनसिरी लंगडिंग हाथी रिजर्व, ये भी असम में है। तो 3, 1, 4, 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कामेंग हाथी रिजर्व, सबसे उत्तरी हाथी रिजर्व है ये। और असम में चिराग रिम्पू हाथी रिजर्व दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में असम में ही सोनितपुर हाथी रिजर्व है, और दक्षिणी असम में धनसिरी लगडिंग हाथी रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा हैकथॉन हार्बिंगर 2023 आयोजित किया जाता है? वैश्विक हैकथॉन HARBINGER 2023, यह है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी, RBI। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन हार्बिंगर 2023 परिवर्तन के लिए नवोन्मेष का आयोजन समावेशी डिजिटल सेवाएं विषय के साथ कर रहा है। देखिए, यह जो हैकथॉन है वो प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों हेतु सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं की पहुंच बढ़ाने और ब्लॉकचेन की मापनीयता बढ़ाने की क्षमता है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई थी? इसके तहत 8 मिशन है वो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ये जारी की गई थी 30 जून, सभी में कॉमन है, 30 जून 2008 को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई थी। यह देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और भारत के विकास पथ की पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति की रूपरेखा प्रदान करता है। इसके तहत 8 राष्ट्रीय मिशन है। कौन कौन से? राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन और हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय मिशन है। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है और 8वां है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। इनको याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशन में शामिल नहीं है। तो 3-4 इसमें से रख देगा, 3 इसमें से रख देगा, एक और रख देगा, जैसे राष्ट्रीय तटीय मिशन, तो वो तो है नहीं इसमें, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। घरेलू उत्पादन के साथ आयात को बदलने या प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से की गई नीति को किस रूप में जाना जाता है? आयात प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम 7 योजनाओं में व्यापार की जो विशेषताएं थी, जिसे आमतौर पर इनवार्ड लुकिंग व्यापार नीति रणनीति कहा जाता है, तकनीकी रूप से इस रणनीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। और इस नीति का उद्देश्य आयातों को घरेलू उत्पादन से बदलना या प्रतिस्थापित करना है। उदाहरण के लिए, विदेशों में निर्मित वाहनों को आयात करने के बजाय उद्योगों को उन्हें भारत में ही उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। ठीक है, जो चीज़ बाहर से आती है वो यहीं जो है उत्पादित की जाए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष बता दीजिए कौन थे? प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खुद यूपी पीसीएस में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर है स्वामी सहजानंद। देखिए, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। उन्होंने किसानों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में रखा और सहजानंद के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा प्रख्यापित मांगों में कृषि ऋण की माफी और जमींदारी का उन्मूलन शामिल था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न अलग से ही बन सकता है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। आचार्य रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन। देखिए, श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को गणित के महत्व और क्षेत्र में हुई प्रगति एवं विकास के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि प्रणाली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में। तो राजस्थान में सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि प्रणाली है। यह अजमेर शहर के पास सांबर झील में स्थित है और झील को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। और झील का जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 5700 वर्ग किलोमीटर। और यह 5 नदियों से जल प्राप्त करती है। कौन कौन सी? मंथा, रूपनगढ़, मेड़ता, समोद, खारी, खंडेला, ये नदियों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पर्यावरण की वहन क्षमता का तात्पर्य है कि संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन के पुनर्निर्माण की दर से अधिक नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है अवशोषण क्षमता का अर्थ है पर्यावरण के क्षरण को अवशोषित करने की क्षमता। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। एनवायरमेंट इकोलॉजी का सवाल है ये। पर्यावरण पारिस्थितिकी के कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे एग्जाम में जो हवा ही नहीं लगेगी कि है क्या, पूछ क्या रहा है इसमें। ठीक है, बाउंसर तो या तो छोड़ दीजिए उनको, और लग रहा है तो कर दीजिए करेक्ट, रिस्क ले लीजिए। तो पर्यावरण इन कार्यों को, वैसे तो आसानी होते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रश्न, लेकिन इस तरह के जो सवाल आते हैं वो थोड़े
लगते हैं कठिन। तो पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी रुकावट के तब तक करने में सक्षम है जब तक इन कार्यों की मांग इसकी वहन क्षमता के भीतर है। देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन के पुनः निर्माण की दर से अधिक नहीं है तथा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण की आत्मसात करने की क्षमता के भीतर है। कई संसाधन विलुप्त हो चुके हैं एवं उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण की अवशोषण क्षमता से परे हैं। अवशोषण क्षमता का अर्थ है पर्यावरण के क्षरण को अवशोषित करने की क्षमता, और परिणाम स्वरूप हम आज पर्यावरण संकट के कगार पर हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी? 1974 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। ये प्रश्न तो कई बार हमने कराया है इस सीरीज में। प्रसिद्ध रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, सतत विकास। देखिए, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED द्वारा सतत विकास की अवधारणा पर जोर दिया गया, और जिसने इसे परिभाषित किया कुछ ऐसे कि भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना या हानि पहुंचाए बिना ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत को पूरा करता हो। ठीक है, यानी हम अपने संसाधनों का यूज़ अपने लिए इतना ही करेंगे जितना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बच सके। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कर्मचारी पेंशन योजना यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के तहत किस आयु वर्ग के लिए पेंशन का प्रावधान है? 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु, 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु, 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु, या 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु। तो सब कुछ कॉमन है, खाली ये जो एज है यही डिफरेंट है। कर्मचारी पेंशन योजना 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु, डी है इसका आंसर। तो कर्मचारी पेंशन योजना 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु पेंशन का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में जातिगत भेदभाव के संवैधानिक उपचार के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत शामिल है? अनुच्छेद 17, 335, अनुच्छेद 19, ए और बी दोनों। देखिए, आर्टिकल 19 तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। 17 है और 335 भी है, तो ए और बी हो गया इसका आंसर डी। तो संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता को समाप्त करता है, और अनुच्छेद 335 में प्रावधान है कि संघ या राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय प्रशासन की दक्षता बनाए रखने हेतु अनुसूचित जनजातियों यानी एससीज और अनुसूचित जनजाति यानी एसटीज के सदस्यों के दावों को लगातार ध्यान में रखा जाए। तो ए और बी वाला स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट, यानी डी में है वो बात। एक अल्मा टेलीस्कोप है, हाल ही में चर्चा में रहा। कहाँ स्थित है ये अल्मा? अटाकामा डेजर्ट, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। अल्मा है उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अल्मा यानी अटाकामा लार्ज मिलीमीटर, ये फुल फॉर्म इसकी। ये जो टेलीस्कोप है वो उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित एक रेडियो टेलीस्कोप है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, अल्मा को जो है किसने स्थापित किया, किस किस के सहयोग से स्थापित किया गया अल्मा? तो यह यूरोपीय दक्षिण वेधशाला, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, जापान के राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संस्थान, इसके साथ साथ कनाडा है, इसमें ताइवान है, कोरिया गणराज्य है और चिली गणराज्य है, लेकिन इसरो इसमें नहीं है अल्मा में, ये चीज़ याद रखिएगा। मिशन शक्ति योजना है। मिशन शक्ति योजना के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं की रक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है इसको, और इस योजना की कोई उप योजना नहीं है।
देखिए मिशन शक्ति योजना की 2 उपयोजनाएं हैं, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ठीक है, पहला वाला ही करेक्ट है केवल। वो 2 उपयोजनाएं कौन सी? संबल और सामर्थ्य। तो मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जिसे महिलाओं की रक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है। और यह महिलाओं के जीवन स्तर को निरंतर प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित कर उन्हें अभिसरण और नागरिक स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार प्रदान कर महिला नेतृत्वकारी विकास की सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करना चाहता है। देखिए उपयोजना, इसकी 2 उपयोजनाएं हैं मिशन शक्ति की। कौन कौन सी है? वो संबल और सामर्थ्य। ये जो संबल उपयोजना है, इसके तहत महिलाओं की रक्षा और संरक्षा शामिल है, और जो सामर्थ्य है वो महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? होम रूल लीग, साइमन कमीशन के आगमन पर, बंगाल विभाजन, इनमें से कोई नहीं। स्वदेशी एवं बहिष्कार तो बंगाल विभाजन। तो देखिए बंगाल विभाजन क्या हुआ। देखिए 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर्जन की सबसे आलोचनात्मक चालों में से एक था, जिसने न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध को जन्म दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। लगभग 8 करोड़ लोगों के साथ बंगाल भारत का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत था, और इसके वर्तमान समय में अगर राज्य की देखें तो इस समय का पश्चिम बंगाल था, बिहार था, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से थे, उड़ीसा था, असम था, और वर्तमान बांग्लादेश भी था इसमें। जुलाई 1905 में कर्जन ने अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की, और विभाजन के परिणाम क्या हुए? विभाजन ने पूरे भारत में भारी आक्रोश और शत्रुता को भड़काया, और कांग्रेस के सभी वर्गों, नरमपंथी और कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया, और बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रथम बार जो है स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया। ठीक है, जितनी विदेशी चीज़ें थी उनका बहिष्कार कर दिया गया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, पुस्तकों का बहिष्कार, खाने पीने की चीज़ों का बहिष्कार, ठीक है, विश्वविद्यालयों का बहिष्कार, स्कूलों का बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया में गांधी जी ने एक सीमित व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया? अगस्त प्रस्ताव 1940। देखिए अगस्त प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में गांधी जी ने एक सीमित व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया, और यह ब्रिटिश सरकार और भारतीयों की मांगों को पूरा करने में असमर्थता के खिलाफ एक विरोध था। अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। आचार्य विनोबा भावे ने कब महाराष्ट्र के पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की? प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के पावनार महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? तो विनोबा भावे ने की। कब की? 1940 में। देखिए आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में महाराष्ट्र के पावनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, सत्याग्रह करने वाले पहले विनोबा भावे थे और दूसरे नंबर के सत्याग्रही नेहरू थे, याद रखिएगा। और वर्ष मई 1941 तक 25,000 लोगों को सत्याग्रह के लिए जो है दोषी ठहराया जा चुका था। तो 20 प्रश्न थे ये जीएस के। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।